हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारता डायमेंशन। आज के सेशन में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेकंड में कवर होता है। किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और आज के डेट में ये जो टॉपिक है सिटीजनशिप का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है। तो मैं कनेक्ट करूँगा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को इस सिटीजनशिप से कि कैसे वहाँ की सिचुएशन इस टॉपिक से कनेक्ट होता है। फर्स्ट, किसी भी कंट्री को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे एक टेरिटरी होना चाहिए, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। फर्स्ट हमारे फाउंडिंग फादर ने टेरिटरी को क्रिएट किया, और उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर यूनिटी नहीं है देश में तो उस देश को बहुत लंबे समय तक बना के नहीं रखा जा सकता। और इसका सबसे रीसेंट आप ज्वलंत उदाहरण कह सकते हैं अफ़गानिस्तान का उदाहरण है। अफ़गानिस्तान में जो पूरा देश है ना, वो हिस्सों में बटा हुआ है, और हिस्सों में बटे होने की वजह से आप जस्ट सोचिए कि एक 50,000 या 60,000 जो मिलिटेंट्स हैं, वो 3 लाख इतने बड़े सैनिक, जिसमें कि 3 लाख सैनिक हो, उसको वो डिफीट कर देते हैं, जो कि उनके पास आर्म्स है, ट्रेनिंग है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो उनके सैनिक हैं, अफ़गानिस्तान के जो सैनिक थे, उनमें वो जज्बा नहीं था। क्योंकि वो उनको अपने वतन से, अपने देश से वो प्रेम नहीं था, उतना लगाव जो होना चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी को देखें तो इंडियन आर्मी जब लड़ती है तो अपने देश के लिए लड़ती है, और उनमें ये जज्बा होता है कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने देश को बचाना है, और उन्हें पूरे देश से प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो महाराष्ट्र के हैं तो फिर वो नॉर्थ इंडियन को, खैर पॉलिटिशियन चीज़ें करते हैं, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चीज़ों को बांटते हैं। वो बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं कि उनका अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब आप इंडियन आर्मी में जाएंगे तो कभी आपको ये नहीं लगेगा कि अगर कोई साउथ का आर्मी में है तो उसको नॉर्थ से प्रेम नहीं है, या फिर भारत के दूसरे हिस्से से उसे प्रेम नहीं है। और हम सब में उस पूरे देश के लिए प्रेम होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर स्टेट से हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही प्रेम रहेगा, मुझे बाकी के स्टेट से प्रेम नहीं रहेगा, हमें बाकी के स्टेट से भी प्रेम रहेगा। और हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमारा देश जो है वो बहुत मजबूत हमेशा के लिए बना रहे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस डाले कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग बना रहे। आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे फाउंडिंग फादर ने हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजंस है जो कि उन्होंने डाले, ताकि इसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी को इंश्योर किया जाए। सिटीजनशिप जो है ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग लाता है कि हम एक देश के नागरिक हैं। हमारा जो देश है, सबका देश एक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में स्टेट, ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री, देश की अलग सिटीजनशिप होती है। यहाँ पे हर को एक ही नागरिकता होती है, चाहे वो
उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों या फिर हिमाचल प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, उनको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है, वो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इस देश की सिटीजनशिप मिलती है। ये प्रोविजंस डाले गए थे सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप आर्टिकल 19 से पहले मैं प्रीएम्बल के कुछ टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। इन दिस कंटेक्स्ट, सिटीजनशिप एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो हमारी जो फैटर्निटी है, टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ये जो हमारा प्रीएम्बल है उसका नीचे वाला पार्ट है। तो इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया हमारे प्रीएम्बल में भी। आप समझ सकते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर ने इस पे इतना जोर क्यों दिया। इस पे इतना जोर देने का सिर्फ यही कारण था कि देश को बनाने के लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुडनेस। जो फीलिंग आती है ना, अपनापन की फीलिंग, वो फीलिंग डेवलप करना, ताकि वो लोगों में ऐसी ये फीलिंग डेवलप हो ताकि इस देश को बहुत मजबूत बनाया जा सके और ये देश कभी टूटे नहीं। आगे की प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 1A और B, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एसोसिएशन है। ये जो फ्रीडम्स हैं, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। और उसमें रिस्ट्रिक्शन में वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। आपके पास ये फंडामेंटल राइट है, आपके पास ये फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम अगर आप यूज करते हैं, ये फंडामेंटल राइट यूज करते हैं अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो उस कंडीशन में जो कंट्री है, यहां का लॉ है, आप पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड। तो इंपॉर्टेंस की, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद इन द सेम आर्टिकल 19 D and E, इन आर्टिकल 1 सब क्लॉज D and E, हम कहीं भी इस देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, वहां घर बना सकते हैं और वहां रह सकते हैं। इसका मतलब ये जो चीजें डाली गई, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे फाउंडिंग फादर का इंटेंशन था, जस्ट टू प्रमोट ब्रदरहुडनेस, कि ये फीलिंग नहीं हो कि हम अलग हैं, वो अलग है। हम कहीं भी देश में अपना देश समझ के हम वहां जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां घर बना सकते हैं, वहां पे परमानेंट रेसिडेंस बना सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंस, अगर आप साउथ के हैं और आप चाहते हैं नॉर्थ के किसी भी स्टेट में रहने के लिए परमानेंटली, देन साउथ इंडियन यहाँ आके परमानेंटली रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। और नॉर्थ इंडियन भी साउथ इंडिया में जाके परमानेंटली रह सकते हैं, वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। इसकी हमें फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्ट टू इंश्योर हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और इसके अलावा जो प्रोविजंस है जहाँ पे हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। आप अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं या फिर हाई कोर्ट के जज हुए हैं, ये लोग जब ओथ लेते हैं, और यही नहीं, और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग जब ओथ लेते हैं तो उस ओथ में वो कहते हैं कि आई शैल प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन ऑफ इंडिया। तो इसको हर जगह इस चीज़ को इंश्योर किया गया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो स्टेट बनाने की जब बात आई थी, मैं इस चीज़ को डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लास। धौर कमेटी बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए।
तो धार कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ये बोला था कि जो स्टेट की फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। वो लैंग्वेज बेसिस पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर लैंग्वेज बेसिस पे हुआ तो एक चीज़ का डर होगा, वो ये कि लोग लैंग्वेज की वजह से वो सिर्फ अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट कर पाएंगे, वो अपने आप को पूरे देश से रिलेट नहीं कर पाएंगे, और उन लोगों में एक रीजनलिज्म की जो भाव उत्पन्न हो जाएगा, और उसकी वजह से ये प्रमोट हो जाएगी। रीजनलिज्म प्रमोट होने की वजह से ये हमारे थ्रेट हो जाएगा, हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो जाएगा। और इस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जेवीपी कमेटी भी बनी, उन्होंने भी ऑन द सेम ग्राउंड इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में फैजल कमेटी बनी थी जिसमें कि इस चीज़ को फिर लाया गया। एक्चुअली आंध्र प्रदेश में इंसिडेंट हुआ था, हंगर स्ट्राइक की वजह से वहाँ पे एक लीडर हैं जो कि 56 डेज़ की हंगर स्ट्राइक थी, पोटी सीतारामैया, तो उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को में तेलुगु स्पीकिंग के लिए एक स्टेट बना दिया गया था, आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद फिर डिमांड होने लग गई थी, और लेकिन इसका विरोध हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुई थी तो इसका विरोध हुआ था। उसके बाद जो अदर प्रोविजंस हैं, हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सिटीजनशिप। अब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं और कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को मिलता है, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि एनी पर्सन को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 18, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट, स्पेशली मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ सिटीजन को ही मिलता है। इसके अलावे जो वोटिंग राइट है आर्टिकल 326, वो भी सिर्फ सिटीजन को मिलता है। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी सिर्फ सिटीजन को ही के लिए ही एप्लीकेबल है। और इसके अलावे जो राइट्स हैं जो कि यहाँ के लोगों को अवेलेबल है, वो है कुछ पोस्ट, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी, या और भी जैसे मिनिस्ट्री या फिर एमएलए, एमपी, ये जब इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको यहाँ की सिटीजनशिप दिखानी पड़ती है। तो जब वो एमएलए, एमपी बनेंगे तभी तो फिर वो मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऑफकोर्स ये सब सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ ये जो जितने सारे पोस्ट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन को ही दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि हमारे सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। इसके बाद मैं कुछ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं, जो कि ऑलरेडी मैं पहले के क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं बस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। और वो है जब 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और हम चाह रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट और अडॉप्ट हो। लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिटीजनशिप, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हो चुका था, सिटीजनशिप को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था, और सिर्फ इसकी वजह से कुछ प्रोविजंस, स्पेशली जो सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस थे, वो उस दिन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया गया था। तो ये तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी सिटीजनशिप की। अब हम जो सिटीजनशिप, जो इसके प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स है, उसको वन बाय वन हम डील कर ले और अंडरस्टैंड कर ले। तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5, और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सारे आर्टिकल्स उस समय के लिए एप्लीकेबल थे, आज उनकी वैसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आर्टिकल 5 की सिग्निफिकेंस आज भी है, क्योंकि जो सिटीजनशिप का जो बेस है वो आर्टिकल 5 देता है,
और इसी के बेस पे जो हमारी पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है कि सिटीजनशिप के लिए एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए वो एक लॉ या जो कानून है वो बना सकती है। नॉर्मली किसी भी देश में, इंडिया को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के लिए कोई प्रोविजंस नहीं होते। इंडिया में इसके प्रोविजंस सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजंस डाले गए, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो प्रोविजन क्यों डाले गए थे। ये जो प्रोविजंस डाले गए थे वो सिर्फ जो पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उस पार्टीशन की वजह से ये सिटीजनशिप के प्रोविजंस डाले गए। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे प्रोविजंस को डालने की। अब आर्टिकल 5 डिफाइन करता है डोमिसाइल को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 5 कहता है कि जो इंडिया है वो 3 तरह के डोमिसाइल को रिकॉग्नाइज करता है। ये आर्टिकल 5 है। तीन तरह के डोमिसाइल को रिकॉग्नाइज करता है। कौन कौन से डोमिसाइल है जिसको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है? आर्टिकल 5 वो है फर्स्ट डोमिसाइल, ये ज्यादा लंबा हो गया, डोमिसाइल बाय ऑरिजिन। डोमिसाइल बाय ऑरिजिन, डोमिसाइल बाय ऑरिजिन को आप कंफ्यूज मत होइएगा डोमिसाइल बाय बर्थ। हमारा जो आर्टिकल 5 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिकॉग्नाइज करता है डोमिसाइल बाय ऑरिजिन। अगर कोई इंडियन नागरिक है, फॉर द टाइम बीइंग वो कहीं किसी दूसरे देश में गया है और वहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो बिकॉज ऑफ दिस डोमिसाइल बाय ऑरिजिन वो इंडिया का नागरिक कहलाएगा और हो जाएगा। अगर ये डोमिसाइल बाय बर्थ होता तो उस कंडीशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती कि ये बच्चा वहाँ का नागरिक होगा या इंडिया का नागरिक होगा, ओनली बिकॉज ऑफ बर्थ, द प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है डोमिसाइल बाय ऑरिजिन। अगर उसका ऑरिजिन इंडिया है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी है और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब सेकंड डोमिसाइल है रिकॉग्नाइज जो करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो है डोमिसाइल बाय लॉ। डोमिसाइल बाय लॉ, डोमिसाइल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना के भी डोमिसाइल डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिए कोई बच्चा है और कोई एक लेजिटिमेट चाइल्ड होता है और एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, तो जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसको जो नागरिकता मिलती है वो उसके फादर की नागरिकता मिल जाती है। वो फादर जहाँ का नागरिक होगा, जहाँ का सिटीजन हो, अगर इंडिया का सिटीजन होगा तो उस बच्चे को भी उस खास करके इंडिया के संदर्भ में उसे इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसको किसकी नागरिकता मिलती है? उसको उसके माँ की नागरिकता मिलती है। उसकी माँ जहाँ की होगी उस बच्चे को उसकी माँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसे कहते हैं डोमिसाइल बाय लॉ। अगर कोई बाहर की लड़की यहाँ के लड़के से शादी करती है या यहाँ की लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी करती है और वो लड़का यहाँ इंडिया में रहना चाहता है, तो उसे
लॉ में प्रोविजंस बनाए गए हैं कि उसको नागरिकता यहाँ की मिल सकती है, उसको कहते हैं डोमिसाइल बाय लॉ। जब थ्रू लॉ किसी को नागरिकता मिलती है तो उसे कहते हैं डोमिसाइल बाय लॉ। उसके बाद जो लास्ट डोमिसाइल है, डोमिसाइल बाय चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमिसाइल है और इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। डोमिसाइल बाय चॉइस, इस डोमिसाइल को मैं डिस्कस करने से पहले एक केस का फैक्ट है, स्टोरी है, मैं उसको डिस्कस करता हूं। एक इराक का नागरिक इंडिया आता है 1935 में, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो आता है और रहता है काफ़ी लंबे समय। इन 1945 वो इराक चला जाता है, इराक या अरब चला जाता है, मक्का या मदीना, वो अपने तीर्थ के लिए चला जाता है, पिलग्रिमेज के लिए। अब फिर वो आता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जब वो इंडिया वापस आता है तो अपने आप को वो रजिस्टर्ड कराता है एज अ फॉरेनर, और हर साल या 2 साल के बाद उसकी जो ये मेंबरशिप होती है वो रिन्यू होती है। इन 1955 इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि हम आपको रिन्यू नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे जो फॉरेनर का स्टेटस मिला हुआ वो स्टेटस हम आपको नहीं देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि मुझे डोमिसाइल बाय चॉइस मिलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ की नागरिकता क्योंकि मैंने चूज़ कर लिया है कि मुझे इंडिया में ही रहना, मुझे इराक में नहीं रहना है। अब बिकॉज ऑफ दिस डोमिसाइल, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, डोमिसाइल बाय चॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, और उसकी वजह से उसने इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करता है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आपको डोमिसाइल बाय चॉइस अंडर दिस क्लॉज, डोमिसाइल बाय चॉइस, आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि डोमिसाइल बाय चॉइस में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि आप यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, और काफ़ी लंबे समय तक अगर यहाँ पे आप रहते हैं तभी आप अंडर दिस डोमिसाइल बाय चॉइस क्लेम कर सकते हैं यहाँ की नागरिकता। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको इंडिया में परमानेंटली रिसाइड करना है। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तब तक इस डोमिसाइल बाय चॉइस की हेल्प से इंडिया की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप दोबारा से जब आए तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया एज ए फॉरेनर, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था यहाँ पे इन फ्यूचर रिसाइड करने की या यहाँ रहने की, और उसके बाद आपने इस चीज़ को कंटिन्यू भी कराता रहा। तो इसकी वजह से ये जो है ये डोमिसाइल, अब इससे ये शो होता है कि आपका इंटेंशन नहीं था। जब आपका इंटेंशन नहीं था तो ये इस चीज़ का बेनिफिट, ये डोमिसाइल बाय चॉइस का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। तो हमारे जितने भी टर्मिनेशन और एक्विजिशन का जो लॉ बना है इंडियन सिटीजनशिप 1955, उसको बेस उन सभी सेक्शंस और उन सभी प्रोविजन का जो बेस है ना वो यही है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर है कोई तो आर्टिकल 5 है। उसके बाद आर्टिकल 6 में देश डिवाइड हुआ था। उस आर्टिकल 6 में ये प्रोविज़न डाला गया कि जो बाहर, जो पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो वो इंडिया आ जाएं और उनको हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक डेट मेंशन किया गया, और वो डेट है, मैं इसको रब करता हूँ,
19 जुलाई 1948, इस डेट से अगर पहले आ जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट के बाद आते हैं तो फिर आपको, या उस समय जो लोग इस डेट के बाद आए थे उनको जो यहाँ के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव या जो कंसर्न ऑफिसर है उनके पास जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ता था और उसके बाद यहाँ पे वो 6 महीने रहते थे, तब जाके उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती थी। इसके बाद का जो आर्टिकल है 7 आर्टिकल 7 में भी सेम चीज़ है। 7 ये कहता है कि जो यहाँ से चले गए पाकिस्तान और फिर उनका मन बदल गया कि नहीं वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते, इंडिया में ही रहना चाहते, भारत में रहना चाहते, तो फिर उस कंडीशन में भी उनको नागरिकता इंडिया की मिल सकती है। लेकिन अगर वो इस डेट से 19 जुलाई से पहले आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो इस डेट के बाद आते हैं तो फिर वो जो आर्टिकल 6 का जो टर्म एंड कंडीशन है वो इसमें भी आर्टिकल 7 में भी अप्लीकेबल होगा। नाउ आर्टिकल 8 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि जब डिवीज़न हुआ हमारे देश का तो उस समय जो लोग फिजिकली इंडिया में रहते थे तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे पाकिस्तान में रहना है या इंडिया में रहना है। जो लोग यहाँ इंडिया में नहीं रह रहे थे, जो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे थे, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। अब आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर वो कराची का रहने वाला है या लाहौर या और कोई दूसरे सिटी का रहने वाला जो आज उस समय के डेट में पाकिस्तान बन चुका था, अगर फिर भी वो चाहता है कि वो इंडिया का नागरिक बना रहे और वो बाहर रहता हो, किसी दूसरी देश में रहता हो, तो वो वहाँ पे जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, वहाँ जाके वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता था कि भाई मैं इंडिया का ही नागरिकता मुझे चाहिए, और वो शो करेगा अपनी जो भी उसके पास पासपोर्ट है, भले ही वो कराची का हो या किसी भी जगह का हो। लेकिन अगर वो चाहता है कि उसे इंडिया की नागरिकता मिले तो वो अंडर आर्टिकल 8 उसे यहाँ की नागरिकता मिल सकती थी। आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न देता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरी देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी नागरिकता यहाँ की, इंडिया की, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। आपको या तो यहाँ का नागरिक बन के रहना है, नहीं तो आप किसी दूसरे देश का नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे देश का नागरिक आप बन गए तो उसी समय आपकी यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आर्टिकल 9 कहता है। ये आर्टिकल 9 जो है ना, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें जो सेक्शन 9 है वो भी सेम चीज़ कहता है जो आर्टिकल 9 कहता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस चीज़ों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 9 और सेक्शन 9 उस एक्ट का सेम चीज़, वो भी सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप को के बारे में डिस्कस करता है। जो इसकी लैंग्वेज है वो सेम उसकी भी लैंग्वेज है। अब आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी के पास सिटीजनशिप है यहाँ पे, चूँकि 1950 से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो यहाँ पे सिटीजनशिप को डिफाइन करता था एक्ट, वो था द एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी के पास नागरिकता है उस एक्ट में, 1955 वाले एक्ट के अंडर में अगर वो सिटीजन है, तो वो कंटिन्यू उसकी जो नागरिकता है वो कंटिन्यू की जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब वो कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वो नागरिक बना रहेगा।
उसके बाद आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो इस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप वो लॉ बना सकती है, और पार्लियामेंट ने लॉ भी इनेक्ट किया इन 1955 सिटीजनशिप एक्ट। अब डिस्कस करेंगे हम सेक्शंस और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में एक्विजिशन, नागरिकता पाने के लिए जो प्रोविजंस है वो डाले गए, और जो उसको टर्मिनेट करने की जो प्रोविजंस वो डाले गए। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इंडिया में क्या प्रोसीजर है किसी यहाँ इसकी नागरिकता पाने के लिए, और अगर नागरिकता है तो टर्मिनेट कैसे की जा सकती है। तो उसमें जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 3। इसमें बाय बर्थ नागरिकता कैसे मिलती है इंडिया की, उसके बारे में इसमें डिसाइड किया गया। अगर ये सिटीजनशिप बाय बर्थ और सिटीजनशिप बाय डिसेंट दोनों में मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसको याद करना आसान हो जाएगा अगर दोनों को कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे। तो जो सिटीजनशिप बाय बर्थ है इनिशियली आसान था, बाद में ये डिफ़िकल्ट होता गया। लेकिन वहीं पे सिटीजनशिप बाय जो डिसेंट है, वंशानुगत, वंश कहते हैं, तो वो जो सिटीजनशिप है वो पाने की जो विधि है वो आसान होता गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये कैसे कैसे हुआ है। फर्स्ट, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था सेक्शन 3, तो उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई बच्चा इंडिया में जन्म लेता है तो उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये सेम चीज़ 1987 में अमेंडमेंट आती है, और उस अमेंडमेंट में ये बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है इंडिया में और उसका जो फादर है वो अगर यहाँ का सिटीजन है या उसकी मदर यहाँ की सिटीजन है, तभी उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट आता है इन द ईयर 2004 में। उसमें बोला जाता है कि जो उनके दोनों मदर एंड फादर दोनों को इंडिया का नागरिक होना कंपलसरी है, और वो जब तक वो दोनों नागरिक नहीं रहेंगे तब तक उस बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये तो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, सेक्शन 3 बाय बर्थ। बाय बर्थ। अब सेक्शन 4 में कहता है ये है बाय डिसेंट, वंशानुगत। इसमें जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था तो उसमें बोला गया था कि वो बच्चा जिसका कि फादर अगर इंडियन है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन एक अमेंडमेंट आता है 92 में, और उसमें बोला जाता है कि उसके फादर या मदर कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो उस बच्चे को यहाँ का सिटीजन मिल जाएगा। मतलब अगर ये लोग बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, और वहाँ पे अगर या तो फादर या तो मदर दोनों में से कोई अगर इंडियन सिटीजनशिप है दोनों में से किसी के पास, तो उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट आता है
इन द ईयर 2004 में, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर मदर और फादर यहाँ के नागरिक हैं नॉट बाय बर्थ, इसके पहले वाले जो दोनों कंडीशन थे उसमें जो कंडीशन ये था कि वो उनको बाय बर्थ होना चाहिए, यहाँ की जो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की वो बाय बर्थ उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब कि उनके पास ये जो नागरिकता होनी चाहिए वो अंडर सेक्शन 3 होनी चाहिए। अब इसमें जो 2004 में अमेंडमेंट आता है वो ये कहता है कि अगर उनके पास सिटीजनशिप है दोनों में से किसी एक के पास अंडर दिस सेक्शन 4, मतलब नॉट बाय बर्थ बट बाय डिसेंट, तब भी उनका जो बच्चा है वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। अब जस्ट आप देखिए दोनों में कंपैरिजन करके कि इसकी जो है बाय बर्थ वो डिफिकल्ट होता गया और जो बाय डिसेंट है ये आसान होता गया। और इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है ना वो, और इसका जो एक्चुअल इफेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक और अमेंडमेंट आई थी जिसमें कि सेक्शन 7 में अमेंडमेंट लाया गया था और सेक्शन 7A और B को इंट्रोड्यूस किया गया था, A, B, C को इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक डुअल सिटीजनशिप हम कह सकते हैं कि वो इंट्रोडक्शन थी कि उसके पहले इन द ईयर ये अमेंडमेंट आया था 2004 में, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस हमने किया हुआ है कि डुअल सिटीजनशिप इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट हमने डुअल सिटीजनशिप को नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया था। वो इसलिए कि जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं उनका भी जो कनेक्शन है इस देश से बना रहे, और अगर उनका कनेक्शन बना रहेगा तो दो तरीके से बेनिफिट होगा इस देश को। पहला बेनिफिट ये होगा कि अगर वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो इंडिया में भी कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो फ्री होके ला सकते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन बना रहेगा। और दूसरी चीज़ कि जो वहाँ की नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो वो वहाँ जाके सीखे हैं, वो सीखी हुई चीज़ को वो यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इंडियन भी उस चीज़ को सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सिंघवी साहब की रिपोर्ट थी। सिंघवी एज पर हिज रिपोर्ट इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। मैं फिर बाद में अभी उस चीज़ को डिस्कस करूँगा, डुअल सिटीजनशिप। बट डुअल सिटीजनशिप में जो प्रोविजंस जो ऐड किए गए थे वो ये था कि उनको कुछ फैसिलिटी दी गई थी। फैसिलिटी ये दी गई थी, ये उस समय जो इंडियन ओरिजिन था, जो जितने भी लोग हैं जो कि बहुत पहले भी इंडिया से बाहर चले गए थे, दे आर कॉल्ड इंडियन ओरिजिन। और जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो बाहर गए थे उनको बोला जाता है सिटीजनशिप, उनको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कार्ड और PIO कार्ड। PIO कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में और फिर OCI को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया गया था इन द ईयर 2015। एक्चुअली ये प्रोविज़न हमारे इस एक्ट में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो बाहर के लोग हैं हम उनको अपने देश के लिए एक तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके उनको और इस देश के बीच में, और दूसरी चीज़ की जो ऑलरेडी मैं बताया कि जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो उनके इन्वेस्टमेंट है, हम उनके थ्रू इंडिया में लेके आ सकें। और उनको बहुत सारी फैसिलिटी भी दी गई, स्पेशली जो ओवरसीज सिटीजन हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई कि उनको परमानेंट यहाँ का वीज़ा दे दिया गया कि जब वो चाहें तो वो इंडिया आ सकते हैं, उनको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया की वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको परमानेंट वीज़ा दिया गया। उसके साथ और भी फैसिलिटी दी गई जैसे कि डोमेस्टिक जो एयरलाइंस होते हैं, जो एयरलाइंस होते हैं, उनको फॉरेनर के लिए
अलग फेयर होता है और इंडियन के लिए अलग फेयर होता है। तो अब वहाँ पे उनको जो है वो इंडियन जो यहाँ के लिए जो फेयर ली जाती है वही फेयर उनको भी उनसे भी ली जाएगी। और दूसरी चीज़ की अगर किसी ऐसे जगह जैसे लाल किला हो गया, जब आप लाल किला जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि फॉरेनर के लिए डिफरेंट फेयर होते हैं और जो इंडियन होते हैं उनके लिए डिफरेंट फेयर होते हैं। अब वहाँ पे भी इनके लिए भी वही फेयर होगा जो इंडियंस के लिए फेयर होगा, उनके लिए फॉरेनर वाली फेयर उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी सारी फैसिलिटीज़ हैं और उनको बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे हम मेडिकल की एम्स और IIT और IIM ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें उनको भी एज ए इंडियन वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पे उस स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बहुत सारी फैसिलिटी उनको दी गई। तो लेकिन ये उनको सिटीजनशिप नहीं दिया गया, उनको कुछ फैसिलिटी दी गई। लेकिन आज भी हमारा जो आर्टिकल 9 है वो यही कहता है कि जैसे ही आपने दूसरे देश का नागरिक आप बन गए तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म। अब इनको बस रिकॉग्नाइज किया गया कि ये ओवरसीज इंडियन सिटीजन हैं। ये पुराने पहले यहाँ के सिटीजन थे, अब वो बाहर के सिटीजनशिप उनके पास हो गई है, तो उसको बस हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन उनको यहाँ की हम सिटीजनशिप नहीं दे रहे, उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। नाउ सेक्शन 4 हमने कवर कर लिया। इसके बाद सेक्शन 5। सेक्शन 5 में उन लोगों को नागरिकता दी जाती है, इसमें सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी देश का नागरिक यहाँ का नागरिक बन सकता है। लेकिन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन है जो कि वही लोग यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। जैसे ओवरसीज सिटीजन, जो अगर बाहर किसी देश की नागरिक वो बन चुके हैं लेकिन फिर वो चाहते हैं कि इंडिया की नागरिक बन जाए, तो उनके लिए फिर वो सेक्शन 5 में वो अप्लाई करेंगे इंडिया में। लेकिन अगर कोई फॉरेनर जो कि इंडियन ओरिजिन का नहीं है, अगर वो चाहता है कि हम इंडिया की नागरिकता लें, तो उसे फिर सेक्शन 6 में अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में कुछ सिलेक्टेड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लड़की यहाँ पे शादी कर लेती है या कोई लड़का यहाँ पे शादी कर लेता है और यहाँ रहने लग जाता है। उसके एग्जाम्पल है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की जब शादी राजीव गांधी से हुई तो वो यहाँ के रहने लगी और उसके बाद उसको यहाँ की सिटीजनशिप यहाँ का मिल गया। वैसे ही अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो अप्लाई करता है अंडर सेक्शन 5, ना कि अंडर सेक्शन 6। उसके बाद अगर कोई किसी बच्चा को अडॉप्ट करता है, जैसे कि मैंने बोला था डोमिसाइल बाय लॉ, तो आप इसको यूं समझ ले कि ये डोमिसाइल बाय लॉ को रिकॉग्नाइज करता है अंडर सेक्शन 5। तो वो जो लोग जो स्पेशल प्रोविजंस जिनके लिए बनाए गए हैं वो अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 5 फॉर सिटीजनशिप। नाउ सेक्शन 6 इस सेक्शन में कोई भी कहीं का भी किसी भी देश का नागरिक हो, अगर वो इंडिया में आके रहता है तो वो यहाँ का नागरिक बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन ये है कि वो जिस देश का रहने वाला है उस देश में भी इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप देने का प्रोविजन होना चाहिए। अगर वो डिनाई करते हैं कि हम इंडिया के लोगों को वहाँ का सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो इंडिया भी उनके नागरिक को सिटीजनशिप नहीं देगी। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहता है इंडिया का, तो उस आदमी को यहाँ पे किसी एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। भारत में बोले जाने वाले किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर वो यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है
उसको वो एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ के नेशनल एंथम और जो भी नेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सबको अडॉप्ट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो उसका पालन करेगा। तो ये कुछ बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर वो उस कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तब जाके वो अप्लाई कर सकता है। 12 साल उसको रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली। उसका इंटेंशन होना चाहिए यहाँ पे रहने की, परमानेंट रेसिडेंस बनाने की। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? डोमिसाइल बाय चॉइस। अब जस्ट इमेजिन करो, मैंने डोमिसाइल बाय ओरिजिन, उसके पहले जो सिटीजनशिप हम दे रहे हैं डोमिसाइल बाय ओरिजिन की वजह से दे रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल बाय डिसेंट हो या सॉरी चाहे वो सेक्शन 3 हो या 4 हो, जिसमें कि सिटीजनशिप बाय बर्थ है, सिटीजनशिप बाय वंश या फिर डिसेंट, वो एक्चुअली क्या है? डोमिसाइल बाय ओरिजिन है। उसके बाद जो हमने डोमिसाइल बाय लॉ बोला, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 5, व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली डोमिसाइल बाय लॉ है। उसके बाद जो मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन 6, ये है डोमिसाइल बाय चॉइस। जस्ट यू ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स। जब ये कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर लेंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड करना और उस चीज़ को याद रखना बहुत, मतलब याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप वो लगेगा कि हमें याद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, जो लीगल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ लिंक होता है कहीं ना कहीं। अगर उस लिंक से उस चीज़ को जोड़ देंगे तो वो चीज़ें बहुत जल्दी से हम समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने एक्विजिशन समझ लिया कि यहाँ की नागरिकता कैसे मिल सकती है। अब यहाँ की नागरिकता कैसे जा सकती है, अब उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि सेक्शन 9 जो है ये सबसे पहले बताता है कि नागरिकता कैसे जा सकती है। सेक्शन 9 कहता है कि हाँ, नागरिकता एक और तरीके से ली जा सकती है। वो कैसे ली जा सकती है? सेक्शन 7 कहता है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है, तो उस टेरिटरी, जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, उसमें रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वेरी क्लियर? सेक्शन 7 कहता है। अब सेक्शन 8 से पहले मैं सेक्शन 9 को डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 9 में हमने देखा था कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेम लैंग्वेज सेक्शन 9 में यूज़ किया गया है कि अगर कोई बाहर का, किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप वो ले लेता है, तो यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, एक्विजिशन 7 तक है, सेक्शन 7 तक, उसके बाद 8, 9, 10 टर्मिनेशन है। जो अगर कोई सिटीजन बन जाता है तो वो उसके जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कैसे होंगे, तो पहला सेक्शन 9, उसके बाद सेक्शन 8। सेक्शन 8 में कहता है कि अगर ये रेनाउंसिएशन है, अगर हम यहाँ की नागरिकता रेनाउंस करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ सकते हैं। कंसर्न ऑफिसर के पास जाके, जो इंडिया में है उनके पास, वो जाके एक फॉर्म है वो फिल करके उनको दे के और यहाँ की नागरिकता वो सरेंडर कर सकते हैं इन अंडर सेक्शन 8 हो गया, 9 हो गया, नाउ सेक्शन 10। अब यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है। अगर बाय चांस अंडर सेक्शन 5 एंड 6 बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, अगर उसमें किसी ने नागरिकता पा लिया, स्पेशली जो सेक्शन 5 के लिए प्रोविजंस सेक्शन 7A और B में भी डाले गए हैं, लेकिन ये जो सेक्शन हमारा 10 है वो भी सेम चीज़ को कवर करता है।
अगर किसी ने फ्रॉड से नागरिक यहाँ का नागरिक बना है, बाय प्लेइंग फ्रॉड और बाय रिप्रेजेंटिंग एनी फोर्ज डॉक्यूमेंट, कि भैया अगर वो कहता है कि मैं 12 साल से रह रहा हूँ और वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट शो करता है, जो काउंसिल होता है, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल हो, जो कंसर्न ऑफिसर होता है, और वो फोर्ज डॉक्यूमेंट होता है, तो उस कंडीशन में उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर किसी को यहाँ की नागरिकता मिल गई और वो किसी ऐसे देश के साथ ट्रेड कर रहा है जो कि इस देश का एनिमी है, और ड्यूरिंग द वॉर अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर कोई यहाँ के नेशनल एंथम या फिर नेशन से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। और ये पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास है कि कुछ दूसरे ग्राउंड जो कि इसमें मेंशन नहीं है, उस ग्राउंड पे भी अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसका ये हमारे यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सेक्शन 10 कहता है। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनके पास काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी पावर है कि अगर कोई ऐसा सिटीजन है जिसको कि नागरिकता दी गई है, उसके पास सिटीजनशिप नॉट बाय बर्थ और डिसेंट नहीं है, और उसे अंडर सेक्शन 5 और 6 अगर उसको नागरिकता दी गई है, तो उस कंडीशन में जो प्रोविजंस है अंडर सेक्शन 10 उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब डुअल सिटीजनशिप, ऑलरेडी मैं डुअल सिटीजनशिप को कवर कर चुका हूं। तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी आप जो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है उसमें गो थ्रू हो, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट है, आप उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो जहाँ टेक्निकलिटीज़ थी मैंने वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, ताकि आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि सिटीजनशिप को लेके क्या जो प्रोविजंस है हमारे, और उसका जो रिलेशन है दूसरी चीज़ों से वो कैसे रिलेट होता है, और हमारा जो बेस है सिटीजनशिप देने का लेने का वो बेस क्या है। तो अगर ये पूरा जो आज का लेक्चर है अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो सिटीजनशिप के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो और भी जितने भी वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू किया है माइंड बूस्टर, जिसमें कि किसी चीज़ को याद करने के लिए मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने कमिटमेंट किया था कि ये जितने भी प्रोविजंस है इन सब चीज़ों को कैसे याद किया जाए। कनेक्शन तो मैं इस्टेब्लिश यहाँ करता हूँ, लेकिन याद करने की जो टेक्निक्स है वो याद करने की टेक्निक्स के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया हुआ माइंड बूस्टर, और उसमें मैं वीडियोस एक के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, और उसमें मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो वो वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, और ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ, वो भी आपके पास पहुंचता रहे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको ये सारे वीडियोस आपके पास मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।